गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का जो एक हमारा कॉमन टॉपिक है 6th 7th 8th क्लास के लिए शब्द विचार, उसको पढ़ेंगे। अब शब्द विचार जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि शब्द क्या होता है, मतलब व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। फिर बात आती है कि वर्ण क्या होता है, कै ख घेड़ है, ये सारे क्या हैं, वर्ण हैं। ठीक है, वर्ण के भेद हमने पढ़ लिया और स्वर और व्यंजन। तो इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं कि वर्ण के भेद बताइए, स्वर और व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आता शब्द कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, मतलब सार्थक मेल से। वैसे तो अगर ये कहें कि वर्णों के मेल से तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम शब्द के भेद पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ रहे हैं सार्थक और निरर्थक शब्द, मतलब शब्द तो होते हैं लेकिन निरर्थक होते हैं, तो वही बात है, लेकिन हम लेते हैं पॉजिटिविटी से। तो इसलिए शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे वो जो वर्ण होते हैं उनके मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे थे शब्द के भेद। शब्द के भेद तो हम क्या है, शब्द के भेद पढ़ रहे थे। शब्द के भेद, शब्द के भेद में पहला जो भाग आता है वो हमने कवर कर लिया था, अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पर ये हमने स्टडी कर लिया था, पढ़ लिया था, देख लिया था ये। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ना था वो है क्या, रचना के आधार पे। रचना के आधार पर ये भी हमने पढ़ लिया था। तीसरा जो आज हमें पढ़ना है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। और फोर्थ हमारा है प्रयोग के आधार पर। ये शब्द के भेद हैं, ये शब्द के भेद हैं जो कि 4 भागों में। तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, ये 4 भेद हैं। 4 में से 2 भेद हमने पढ़ लिए थे अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पे शब्द के भी 2 भेद होते हैं, एक तो होता है सार्थक शब्द। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकले। तो अर्थ के आधार पे, समझ में आ गया बेटा। उसके बाद हमने जो पढ़ा था रचना के आधार पे। रचना के आधार पे भी शब्द का 3 भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो तीनों भेद आपको बताते चल रहा हूँ डायग्राम के द्वारा। आप देखिए, अर्थ के आधार पे आपके 2 भेद हो गए। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द हो जाता है आपका जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे पानी, हमें समझ में आ रहा है, पानी से घर से भी समझ में आता है, जाम रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका कोई भी शब्द लिख दीजिए, हन, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, नल, हक, कोई भी इस प्रकार से, ये निरर्थक शब्द और ये सार्थक शब्द है। अब रचना के आधार पे हमारे कितने हैं, रचना के आधार पे भी हमारे 3 भेद होते हैं शब्द के। कौन से, देखिए हम पढ़ लेते हैं। आपके रूढ़ शब्द होता है, पहला भाग होता है जो रूढ़ शब्द होता है। उसके बाद यौगिक, ठीक है, हमारा यौगिक शब्द। और तीसरा जो होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये हमने हालांकि पिछले वीडियो में कवर कर लिया, लेकिन एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। रूढ़ शब्द तो ये है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये किसके आधार पे हैं, रचना के आधार पे। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं
जिनके सार्थक खंड ना हो सके, जिनके सार्थक खंड ना हो सके। रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके, जैसे हाथी, इसको अलग अलग करेंगे तो जो फिर इसके सार्थक खंड नहीं होंगे, इसके जो वर्ण अलग अलग कर दिया जाए, वर्ण विशेष जिसको बोलते हैं ना, वो अलग अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द, मतलब रूढ़ कैटेगरी। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वो होते हैं जो आपके दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो दो शब्दों के मेल से बने, ठीक है। जो दो, ये इसकी आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया। यौगिक शब्द क्या आते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बने, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या होता है, क्या अर्थ होता है? जहाँ पुस्तक रखे, तो ये किसके से बना है? पुस्तक प्लस आलय, दो शब्दों से बना है ना ये, ठीक है ना, पुस्तकालय। इसका एक और ले लेते हैं, राज प्लस दूत, मतलब राजा का दूत, राजदूत बन गया ये, नहीं, दो अलग शब्द है, राजदूत, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द आपके कौन से होते हैं? यौगिक शब्द, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं वो आपके, ठीक है। नेक्स्ट आता है योगरूढ़। योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं आपके। किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे आपके पीतांबर, पीतांबर क्या है? पीला है वस्त्र, पीला है वस्त्र, और पीले वस्त्र किसके होते हैं? भगवान कृष्ण के होते हैं, ठीक है, सॉरी विष्णु भगवान के होते हैं। पीतांबर जो है पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीला है जो वस्त्र, पीतांबर। तो एक ये अलग से एक विशेष नाम हो गया आपके गजानन। गजानन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आपके गणेश जी भगवान के लिए। तो ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे? आपके योगिक, सॉरी ये इसमें यहाँ आएंगे, वो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे जो विशेष अर्थ को प्रकट करे, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ लिख लिया था। ये आपके योगरूढ़ शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ को प्रकट करे, जैसे आपके पीतांबर। पीतांबर हम जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, विष्णु जी का नाम है, तो विशेष अर्थ प्रकट करता है। गजानन किसका है? हम गणेश जी भगवान को ही बोलते हैं, तो गजानन, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ले सकते हो त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज, विशेष अर्थ को प्रकट करता है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? आपके योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं वो, ठीक है। ठीक है, इसी का एक और ले लेते हैं हम, गजानन, जो बार बार आपको बता रहा था, ये गणेश जी के लिए इस्तेमाल होता है। गजानन का अर्थ होता है हाथी के समान मुख वाला। गजानन किसको बोलते हैं? हम गणेश जी को, ठीक है। मतलब इसमें योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने विशेष अर्थ, मतलब सामान्य अर्थ को न प्रकट करके अपने विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर विष्णु भगवान के लिए कहा जाता है, त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। गजानन भी आपका एक विशेष अर्थ प्रकट करता है गणेश जी को, हाथी के समान मुख वाला।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा जो आज का टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पे, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब तक तो हमने रिवीजन कर रहा था, तो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे भी हम इसके 3-4 भेद होते हैं आपके। पहला भाग है इसका तत्सम, तत्सम। दूसरा भाग है इसका आपका तद्भव, और इसका तीसरा जो भाग है वो है हमारा देशज, और जो लास्ट वन है हमारा क्या है, वो है विदेशी। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, अब हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है, तत्सम और तद्भव में। मुझे भी होता है। तो आप ये देखिए, सम आइडेंटिफाई कर लीजिए। जो सम, सम क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत से लगा लीजिए, सिर्फ एक ले लेते हैं हमने याद रखने के लिए। सम, सम का मतलब संस्कृत से ले लेते हैं। तो ये तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। मतलब सम बोलते हैं ना, तो संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है, तो सम, तो हम इसको संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं ये, और वे शब्द होते हैं जो एज इट इज आपके हिंदी में जैसे संस्कृत में प्रयोग में करते हैं, वैसे ही आपको हिंदी में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे आपके कार्य, कार्य संस्कृत में भी ऐसे ही इस्तेमाल में किया जाता है आपका। ठीक है, पुत्री, सूर्य, ठीक है, आपके सूर्य, प्राण, ये सभी क्या हैं, आपके संस्कृत भाषा के शब्द है, और हिंदी में एज बगैर कोई परिवर्तन किए आपको हिंदी में भी हम इनको ऐसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या क्या समझ में आया कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बगैर किसी परिवर्तन के आपके हिंदी भाषा में प्रयोग में किए जाते हैं, वे शब्द आपके कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। समझ में आ गया बेटा? एक बार फिर से देखिए, कार्य, पुत्री, सूर्य और प्रणाम, इनको हिंदी भाषा में हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं और संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकल के आ गया कि संस्कृत भाषा के ये शब्द किसके मूल निवासी, संस्कृत भाषा के हैं। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हुए और हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन इनमें कोई बगैर किसी परिवर्तन के। तो ऐसे शब्द हमारे कौन से होते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं वो। ठीक है बेटा? अब जो अगला भाग है हमारा वो तद्भव है। ठीक है, अब ये तद्भव शब्द कौन से होते हैं, ये होते तो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन इनका रूप बदल के, मतलब इनको बदल कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको रब कर देते हैं। अब इसमें समझ में आ गया होगा, ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए लिखने के लिए। तत्सम समझ में आ गया। अब तद्भव, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग
होता है। ठीक है, ये होते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, दुग्ध। ठीक है, ये दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध को हिंदी में क्या कहा जाता है, दूध, दूध। तो ये क्या है, बदला हुआ रूप हो गया ना। तो ऐसे, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो ये दूध आपका क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका दूध का तत्सम क्या है, दुग्ध। ठीक है, दूसरा एक और आप ले सकते हो, इसका उदाहरण आप दूध से, इसका एक और उदाहरण क्या ले हम इसको, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूध क्या होगा, इसका दूसरा शब्द है, इसको ले सकते हैं हम एक तरह से हमारा ग्राम। हाँ, ग्राम, जैसे ग्राम, ग्राम का गांव। हम हिंदी भाषा में गांव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या है, ग्राम। तो ये बदला हुआ रूप है। तो इस प्रकार के शब्द दूध और गांव जो है आपके क्या है, ये तद्भव शब्द हैं हमारे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा अब आपको अच्छे से। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, नग्न, नंगा। ये भी हमारा क्या है, नग्न, तत्सम शब्द, और इसका नंगा क्या है, तद्भव शब्द, बदला हुआ। हिंदी में हम नंगा इस्तेमाल करते हैं, तो ये शब्द हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। तो दोनों में समझ में आ गया। जिसमें सम लगा होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं, जिसको हिंदी में एज इट इज इस्तेमाल करते हैं। जिसमें लास्ट में भव, इस प्रकार से याद रखिए, भव, जिसको बदला हुआ रूप हम इस्तेमाल, संस्कृत के वे शब्द जिनका बदला हुआ रूप हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे, इस प्रकार से हमने तत्सम और तद्भव शब्द स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा देशज शब्द। हमने दो पढ़ लिया, हमने क्या, तत्सम और तद्भव पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द कौन से होते हैं। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के होते हैं, जो किसी अन्य भाषा से नहीं होते, हिंदी भाषा के से ही होते हैं। ठीक है, जो हिंदी भाषा से ही बने। देशज शब्द वे शब्द होते हैं देखिए, देशज वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के होते हैं, किसी अन्य भाषा से नहीं आए जाए। वो सिर्फ हम आम बोलचाल की भाषा में जिसको बोलते हैं देसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, देशज। जैसे थैला, थैला हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये देशज शब्द होते हैं, हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। माला, माला भी बोलते हैं, ये हमारा देशज शब्द है। गाड़ी, गाड़ी भी हमारा क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, ताला, ताला भी बोलते हैं ना, ताला, ये हमारे कौन से देशज शब्द है। तो समझ में आ गया बेटा, ये जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं केवल ये किसी अन्य भाषा के नहीं होते, लेकिन ये हम खुद अपने देसी उसमें, मतलब एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में ही इनका इस्तेमाल होता है। ऐसे शब्द थैला, माला, गाड़ी, ताला, ये हमारे क्या है, देशज शब्द बनते हैं। ठीक है, हिंदी से ही बने ये सारे शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से देशज शब्द हो गए। अब नेक्स्ट जो है हमारा विदेशी शब्द है। विदेशी, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि विदेशी, विदेशी क्या होते हैं, जो अन्य देश से होते हैं। तो यहाँ जो उनको विदेशी बोलते हैं। यहाँ जो विदेशी शब्द होते हैं, जो और शब्द किससे में होते हैं, भाषा में होते हैं। तो यहाँ जो विदेशी, वे शब्द जो अन्य भाषा से हिंदी भाषा में
प्रयोग होते हैं। उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं कि हैं तो वो शब्द अन्य भाषा के, लेकिन हम उनको हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे स्कूल, स्कूल स्कूल क्या है, इंग्लिश भाषा का शब्द है, हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन कौन सी भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है, और हम किस में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में। ठीक है, उसका उदाहरण के तौर पर मामला कौन सी भाषा, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, और किस भाषा का, ये फारसी भाषा का है। ये मामला किसका है, फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा कोई उदाहरण ले लीजिए, बाजार, बाजार शब्द भी हम बोलते हैं ना, तो ये बाजार हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, लेकिन ये किसका है, फारसी भाषा का शब्द है। तो इन बातों से आपको समझ में आ गया कि ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ लिया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम संस्कृत के शब्द वे शब्द जो बगैर किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव वे शब्द जो रूप बदल के अपना, संस्कृत के वे शब्द जो रूप बदल के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज जो हिंदी के अपने बने होते हैं, जो हिंदी से ही बने होते हैं, जैसे थैला, माला, ताला। ठीक है, विदेशी अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे स्कूल, स्टेशन, मामला और बाजार। ठीक है, स्टेशन, स्कूल और स्टेशन आपके अंग्रेजी शब्द है, मामला और बाजार आपके फारसी शब्द है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोग के आधार पे, उसको कवर करेंगे हम। देखिए, ठीक है, तो देखिए अब हम प्रयोग के आधार पे जो हमारा अगला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। आधार पर, प्रयोग के आधार पे भी हम शब्द के और 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो विकारी शब्द, एक विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी, अविकारी शब्द। ठीक है, अब जान लेते हैं, ये हैं हमारे 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। जो शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हम शब्द को कितने भेद भागों में बांटते हैं, उसके 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। तो अब हम पढ़ लेते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी, विकारी शब्द, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, विकार होता है ना, परिवर्तन। विकारी शब्द वे शब्द जिन के रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तन हो। इस प्रकार के शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनके रूप में, जिनमें परिवर्तन हो जाए, किसके आधार पे, लिंग, वचन या कारक के आधार पे परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्दों को हम क्या है, किस में रखते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं, विकारी शब्दों की श्रेणी में, या विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको तो मैं उदाहरण देख के बता देता हूँ। उदाहरण, चलिए उदाहरण देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी विकारी शब्द भी आपके, इनको भी 4 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, और विशेषण। ठीक है, विशेषण, विशेषण होता है, और एक और होता है आपका, देखिए
विशेषण और क्रिया। ठीक है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, आपको आता ही होगा, इसके बारे में डिस्कशन बाद में ले लेंगे। बस अभी ये जान लीजिए विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी के 4 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब विकारी शब्द को जान लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लेता मैं, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, आपको क्या है, उदाहरण, मोटा लड़का आता है। ये एक शब्द ले लिया मैंने, मोटा लड़का आता है। तो मोटा शब्द क्या है आपका, विशेषण है, और लड़का क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि आपका, देखिए क्या है अभी इसमें, अब आगे देखिए, इसमें यहां लिखा मोटा लड़का आता है, ध्यान से देखिएगा, मोटे लड़के आते हैं। ठीक है, ये एक वाक्य है। दूसरा, मोटी लड़की आती है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इस परिभाषा पे आ जाइए दोबारा। क्या है, विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तन होता है। तो अब देखिए मोटा शब्द है, मोटा के आगे क्या लिखा है, लड़का है, तो यहाँ कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है ना, तो मोटा। ठीक है, अब देखिए मोटे, अब यहाँ एक वचन था और ये क्या हो गया, बहुवचन, तो बहुवचन से मोटा का क्या हो गया, मोटे, तो अपना रूप बदल लिया। तो मतलब किस पे, वचन, हमने यही तो क्या, वचन के आधार पे जो शब्द अपना रूप बदल लिया ना, मोटा से क्या हो गया, मोटे। अब हमारे पास ये इसमें तो किस पे हो गया, वचन से, वचन के कारण परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोटी लड़की आती है। अब मोटा किस में बदल गया, मोटी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग से किस में, लड़की, स्त्रीलिंग हो गई, तो यहाँ पे आपका लिंग के कारण परिवर्तन। तो अब इस प्रकार के शब्द आपके को होते हैं विकारी शब्द। समझ में आ गया बेटा, जिनमें आपका लिंग, वचन या कारक के कारण आपका परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्द होते हैं विकारी शब्द। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अब हमने विकारी शब्द पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम अविकारी शब्द। जो विकारी की परिभाषा होती है उसी का उल्टा होता है अविकारी। अविकारी वे शब्द जिनमें वचन, लिंग, कारक या काल से कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनसे लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्या है, देखिए उदाहरण के, लड़की तेज चलती है, लड़की तेज चलती है, लड़का तेज चलता है, हम तेज
चलते हैं। ठीक है, देखिए 3 प्रकार से मैंने लिखा है। ठीक है, लड़की तेज चलती है, तेज तेज तेज। मैंने क्या है, लिंग बदल दिया, लड़की से क्या हो गया, लड़का। लिंग वह तेज चलता है। हमने वचन भी बदल दिया, यहाँ हम बहुवचन था और वह एक वचन है। तो तेज, तो ये तेज क्या है, एक जैसा रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की तेज चलती है, यहाँ लिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। अब इस वाक्य में क्या हो गया, लड़का पुल्लिंग हो गया, फिर भी तेज वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ बहुवचन है, हम तेज चलते हैं, तो भी आपका तेज का तेज ही है। यहाँ एक बहुवचन से एक वचन हो गया तेज, तो भी तेज। तो ऐसे शब्द, तो तेज शब्द क्या है, आपका अविकारी शब्द है। तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार से अविकारी शब्द के 4 भाग होते हैं, कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसी प्रकार अविकारी शब्द के भी आपके 4 भाग ही होते हैं। आपके क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, देखिए संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक और है आपका विस्मय बोधक। ठीक है, ये 4 आपके भेद होते हैं, जो कि उनको हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी इस टॉपिक में हम कवर नहीं करेंगे। विकारी शब्द के भी 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 भाग होते हैं, आपके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और आपका संबंध बोधक, ये 4 होते हैं। तो इस प्रकार से हमने शब्द विचार का आज जो टॉपिक है वो पूरा कर लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।